सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई से क्या अरविंद केजरीवाल का शटर डाउन हो रहा है? अरविंद केजरीवाल टीवी पर आए, स्वाति मालीवाल पर एक शब्द नहीं बोल पाए। महिला सांसद की पिटाई और उस पर आम आदमी पार्टी की सफाई। क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव के बीच बड़े पॉलिटिकल ट्रैप में फंस गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी 400 सीट के बेहद करीब पहुंच गए हैं? मोदी, 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 मोदी। क्या मोदी के विरोधी 100 सीट से भी नीचे रह जाएंगे? क्या राहुल गांधी कांग्रेस को 50 सीट भी नहीं दिला पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल खाली हाथ तिहाड़ चले जाएंगे? क्या मुंबई में भी सियासी बाजी पलटने लगी है? चौबीस के चुनाव का क्लाइमैक्स करीब आ गया है। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है, जो जीता है लोकतंत्र के लिए, जो खपता है लोकतंत्र के लिए। मुंबई, दिल्ली, रायबरेली, अमेठी, 24 का चुनाव निर्णायक जोन में पहुंच गया है। आगे मतदान वहां होना है जहां का वोटर वोट डालने से पहले नेता और पार्टी का कंप्लीट पैकेज देखता है। वोट वहां पड़ने वाले हैं जहां के मतदाता सांसद नहीं, प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए बूथ पर आने वाले हैं। बात राशन और भाषण से आगे बढ़ चुकी है। वोट के लिए नेता शीर्षासन भी कर रहे हैं। पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप। अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। जैसे जैसे चुनाव क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, धड़कनें बढ़ने लगी हैं। नेताओं का बीपी बढ़ रहा है, पैनिक हो रहे हैं। राहुल गांधी यानी कि गांधी परिवार के लिए तो लड़ाई उनके दरवाजे तक आ गई है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर में पुलिस घुस गई है। ममता बनर्जी अभी तक इतनी कंफ्यूज हैं कि वो तय नहीं कर पा रही हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं या उससे बाहर हैं। अखिलेश यादव परिवार की 5 सीटों को जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं और बीजेपी नेताओं की चिंता है कि कैसे उनका टारगेट अचीव हो। 4 सीट के लाले हैं और 400 सीट पर अखिलेश यादव का दावा है। प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर मंदिर जाकर दर्शन कर रही हैं। बात करेंगे बिहार की भी। लालू प्रचार के लिए निकले तो मजार ही क्यों पहुंचे। आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र भी, दिखाएंगे मुंबई का हाल भी, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल तो जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए। शराब घोटाले में जैसे तैसे 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली, लेकिन सीएम हाउस में ही कांड हो गया। कांड भी ऐसा वैसा नहीं, सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पीट दिया गया। वो भी तब जब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस में ही मौजूद थे। केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करा दिया है और अब पुलिस केजरीवाल के रोल की भी जांच कर रही है। दिल्ली के सीएम हाउस में जो कुछ हुआ उसका पॉलिटिकल साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। दिल्ली में 4 जून को क्या होगा उसका टीजर आ गया है। जल्द ही पूरी पिक्चर रिलीज होगी। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए निकले मोदी के 2 सियासी दुश्मनों में फूट पड़ गई है। राहुल गांधी ने अलग राह पकड़ ली है, केजरीवाल एकदम अलग चल रहे हैं। 4 जून का क्लाइमैक्स सीन जिस दिल्ली में प्ले होगा, उसी दिल्ली में 3 रैलियां हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने पहली रैली की। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है।
ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चांदनी चौक में अलग पब्लिक मीटिंग की और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 5 जनसभाएं की। मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, बजरंग बली की बहुत कृपा है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और मेरे को 21 दिन की मोहलत मिल गई, भगवान को आपसे मिलवाना था और मैं आज आपके बीच में आ गया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है। केजरीवाल जब जेल में थे तो दिल्ली में इंडिया अलायंस की ज्वाइंट रैली हुई थी और जब केजरीवाल जेल से बाहर हैं तो राहुल गांधी अलग रैली कर रहे हैं। चांदनी चौक इलाके के रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली के लिए अरविंद केजरीवाल को न्योता तक नहीं दिया गया। पॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलती है। दिल्ली में सीएम हाउस के भीतर स्वाति मालीवाल ने अपने साथ होने का जो कुछ भी आरोप लगाया, उसकी सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अभी ही उसने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। इस पूरे वाकये ने केजरीवाल के सामने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका अब तक वो जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे। स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक धड़ा तो पहले से ही ऐसा था जो कि बार बार इस बात को कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं सुनी, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन किया। लेकिन अब राहुल गांधी उस धड़े की बात सुनने को मजबूर हो गए हैं। हालत ऐसी हो गई कि दिल्ली में राहुल गांधी ने रैली तो की, लेकिन अरविंद केजरीवाल को औपचारिक तौर पर एक निमंत्रण पत्र तक नहीं भेजा। एंटी मोदी कैंप में झगड़ा और रगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी एक है, उसके दावेदार अनेक हैं। इंडी अलायंस में जितनी पार्टी उतने दावेदार वाला मामला है। पीएम की कुर्सी पर दावे के चक्कर में ही ममता बनर्जी इंडी अलायंस से आउट हुई। इसी वजह से नीतीश कुमार ने पलटी मारकर अलायंस चेंज कर लिया और अब अरविंद केजरीवाल को पता चल गया है कि उनकी संभावना शून्य है। प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो बातों को घुमा रहे हैं। मुद्दा आम का है तो वो इमली पर बयान दे रहे हैं। सवाल स्वाति मालीवाल का है तो वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल देने की प्लानिंग समझा रहे हैं। घर अरविंद केजरीवाल का, सरकार अरविंद केजरीवाल की, पिटाई करने वाला पीए अरविंद केजरीवाल का, पिटने वाली सांसद आम आदमी पार्टी की, तो साजिश बीजेपी की कैसे हो गई? केजरीवाल जेल में थे तो विपक्ष की हर पार्टी केजरीवाल का सपोर्ट कर रही थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस की दिल्ली यूनिट के विरोध को नजरअंदाज करके केजरीवाल का सपोर्ट किया। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने केजरीवाल का सपोर्ट किया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने दिल्ली आकर केजरीवाल के लिए रैली की। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली आईं। चेन्नई से डीएमके के नेता दिल्ली आए। ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। अब जबकि केजरीवाल जेल से बाहर हैं और उनके घर में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई करने की एफआईआर दर्ज हुई है, कोई भी पार्टी केजरीवाल का सपोर्ट नहीं कर रही।
परसेप्शन की इसी लड़ाई में केजरीवाल हार रहे हैं। घाटा कांग्रेस को भी है। दिल्ली की जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना कांग्रेस का कुछ नहीं होना, यानी दिल्ली में कांग्रेस के लिए भी डब्बा गोल है। स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है। इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा यह मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल एपिसोड में आम आदमी पार्टी के लिए घाटा ही घाटा है। आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, कांग्रेस को भी कोई फायदा नहीं होने वाला, उसका ग्राफ भी डाउन जा रहा है। फायदे में सिर्फ एक पार्टी है और वो है बीजेपी। बीजेपी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल एपिसोड को बीजेपी की साजिश बताया तो जवाब देने खुद बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मैदान में आ गए। झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? ना हमारी कभी बातचीत है और हम तो छोड़िए हमारे पार्टी के भी, ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना हो सकता है कि नेशनल लेवल के हिसाब से स्वाति मालीवाल का केस परसेप्शन को लेकर कोई बहुत बड़ी छवि बना या बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की महिला सांसद ने अपनी ही पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री के घर में उनके निजी सचिव द्वारा मारपीट का इतना गंभीर आरोप लगाया हो। समझा जा सकता है कि परसेप्शन के लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ा मामला है। दिल्ली में भले ही बीजेपी को इससे सीटों को लेकर कोई अलग फायदा नजर ना आता हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो खासतौर पर स्विंग स्टेट में इस नैरेटिव का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। स्विंग स्टेट यानी कि वो स्टेट जो कि 24 के चुनाव में बहुत असरकारी होने जा रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। महाराष्ट्र 48 सीट, कर्नाटक 28 सीट, बिहार 40 सीट, बंगाल 42 सीट और यूपी 80 सीट। इन 5 राज्यों को मिला दें तो लोकसभा की कुल 238 सीटें होती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए पार्टनर्स ने यहां की 187 सीटें जीती थी। नरेंद्र मोदी को 400 से पार जाना है तो इन 5 राज्यों में एनडीए को 187 से बढ़ाकर 200 पार ले जाना होगा। विरोधियों को अगर मोदी को रोकना है तो इन 5 राज्यों में एनडीए की सीटें घटाकर 125 से नीचे लानी होगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 जून को तो वो ही आ रहे हैं। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। अमित शाह कहते हैं कि उनके पास कोई प्लान बी नहीं है क्योंकि प्लान बी की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। मैं निश्चित रूप से मानता हूं
कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। राहुल गांधी कभी ये नहीं बताते कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन वो ये जरूर बताते हैं कि मोदी को 150 सीटें ही मिलने वाली हैं। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। अखिलेश यादव तो 150 को भी घटाकर 140 कर देते हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। नरेंद्र मोदी को 400 सीटें आएंगी या 140 सीटें आएंगी, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि 5 बड़े स्विंग स्टेट्स में मोदी कैसा परफॉर्म करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सीटें हर राज्य में घट रही हैं। अब 400 कहां से आएंगे, कहा आप बोलिए, तो तमिलनाडु में उनको मिलेंगे, अच्छा केरला में मिलेंगे, फिर जो कर्नाटक है, कर्नाटक में पहले तो हम एक ही सीट पे थे, अब तो हम 10-12 सीट पे हैं। महाराष्ट्र में आघाड़ी है, जो आघाड़ी तीनों पार्टियां मिलके की हैं, उन्होंने नेचुरली मोर देन 50% तो पूरा लेने की ये कोशिश हमारी है और रुझान भी ऐसे ही है। खड़गे विशेष तौर पर महाराष्ट्र का नाम लेते हैं। मुंबई में 20 मई को फाइनल शोडाउन है, उससे पहले मोदी और विरोधियों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। भीड़ मोदी ने भी जुटाई, भीड़ विरोधियों ने भी जुटाई। मोदी ने हिंदुत्व की पहचान वाले शिवाजी पार्क को चुना तो विरोधियों ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रैली की। इस बार मोदी के साथ आधी शिवसेना है, आधी एनसीपी है, साथ में राज ठाकरे भी हैं। मोदी के विरोधियों ने अपने साथ केजरीवाल को जोड़ा। सीधे जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। जेल का जवाब, जेल का जवाब। दिल्ली से आया हूं झोली फैला के आपसे भीख मांगने के लिए। मेरे भारत को बचा लो, मेरे देश को बचा लो। हमारे देश को प्रधानमंत्री जी तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18। इस बार नरेंद्र मोदी का लक्ष्य महाराष्ट्र में 41 से आगे जाना है। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी सारे प्रतीक सही चुनते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से राष्ट्रवादी वोट जुड़ता है, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर से हिंदुत्व वोट जुड़ता है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे से भी हिंदुत्व वोट ऐड होता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से दलित वोट ऐड होता है। मोदी हर वर्ग को करीब लाकर चुनाव लड़ रहे हैं। विरोधी सावरकर पर ही फंस जाते हैं। सावरकर के नाम पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में ही तलवार खिंच जाती है। नरेंद्र मोदी उससे आगे की बात करते हैं। कांग्रेस 60 साल तक कहती रही कि गरीबी हटाएंगे और इनकी तो फैशन थी। और आप सचमुच में थोड़ा जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं जरा देख लीजिए। आप लाल किले से इन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे। और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए, वो गरीब 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 माला ही जपते रहते थे। लोगों की आंख में धूल झोंकते थे और गरीबों को एहसास कराते रहते थे कि तुम तो गरीबी में जीने के लिए ही पैदा हुए हो। इस देश में गरीबी को हटाना असंभव लगता था। भाइयों बहनों, मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। दक्षिण भारत में कर्नाटक मोदी का दुर्ग है।
2019 में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी। 2024 के लिए बीजेपी ने जेडीएस से गठजोड़ किया है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठजोड़ विधानसभा चुनाव में मिली हार की भरपाई करने के लिए है। राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कर्नाटक के लोग विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग वोट करने के लिए जाते हैं। कर्नाटक में मोदी को घाटा हो सकता है, लेकिन जेडीएस से जुड़ा वोक्कालिंगा वोट बैंक ये एश्योर करने के लिए है कि कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा घाटा नहीं होगा। तीसरा स्विंग स्टेट है बिहार। 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटें मोदी ने जीती थी। बीजेपी ने अपनी सभी 17 सीटें जीती। एलजेपी का स्कोर भी परफेक्ट 6/6 का था। जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, 16 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार पॉलिटिकल अलायंस का फुल सर्किल लगाते हुए एनडीए के महागठबंधन में गए। महागठबंधन से इंडी अलायंस में शिफ्ट हुए, फिर वापस एनडीए में मोदी के पास आ चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है। तेजस्वी का कंपटीशन बीजेपी तक नहीं पहुंचा है। बीजेपी की अपनी सीटें सुरक्षित दिख रही हैं। दूसरे बिहार में एनडीए और इंडी अलायंस के बीच वोटों का गैप इतना ज्यादा है कि तेजस्वी अपने वोट शेयर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीटें निकालना अभी भी बहुत मुश्किल है। बिहार में बीजेपी और एनडीए अपनी पीक पोजीशन पर हैं। एनडीए के लिए 39 से आगे जाना मुश्किल है, 39 से नीचे आना मुमकिन है। तेजस्वी पीठ दर्द की वजह से रैलियां कम कर रहे हैं, भरपाई लालू यादव कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी हाफ वे मार्क से नीचे है। 24 में उसे हाफ वे मार्क से ऊपर जाना है। ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव को एक क्लोज सर्किट बनाकर लड़ रही हैं। बंगला भाषा में तो भाषण देती ही हैं। कोशिश उनकी यह है कि राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय उन मुद्दों को उठाया जाए जिसका बंगाल में सीधा असर हो। दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल के चुनाव को भी एक नेशनल इलेक्शन के तहत लड़ रही है, लेकिन बंगाली सेंटीमेंट को पूरी तरह से मद्देनजर रखते हुए। ममता बनर्जी धारा प्रवाह बांग्ला भाषा में बोल रही हैं, बीजेपी के नेता बांग्ला में भी बोल रहे हैं, हिंदी में भी बोल रहे हैं। समझा जा सकता है कि बांग्ला भाषा से बंगाल का चुनाव एक क्लोज सर्किट बनता है, लेकिन बांग्ला भाषा के साथ अगर आप उसमें हिंदी भी मिला दें तो एक ओपन सर्किट बन जाता है। बंगाल के बाद बचता है यूपी। यहाँ राम मंदिर भी है। यूपी में काशी और मथुरा भी मुद्दा है। अखिलेश यादव यहाँ पीडीए का फार्मूला बना रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से रायबरेली आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में कैंप ऑफिस खोला है। अखिलेश यादव यूपी में गांधी परिवार को सपोर्टिंग हैंड दे रहे हैं। अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। इस बार सिलेंडर वाले भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? और जो झूठ बोल करके आपको जा रहे हैं उन्हें विदा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? सपा के सपोर्ट के बावजूद रायबरेली में सोनिया गांधी को भी कहना पड़ गया कि अपना बेटा सौंप रही हूं, इसका ख्याल रखना। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों पर सबसे तीखा वार अगर कहीं करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही है। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा?
बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा। यूपी वो स्टेट है जो कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार के लिए सबसे ज्यादा सांसद देता है। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें या फिर 2019 की, नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ यूपी नहीं दिया। 2014 के चुनाव में सभी दल अलग अलग चुनाव लड़े, बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा हुआ और नरेंद्र मोदी ने 73 सीटें झटक ली। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन बनाया, बीजेपी के सामने चुनौती पेश की, तब भी मोदी ने यूपी से 64 सीटें झटकी। अब 2024 के चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया है, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी सामने है। लेकिन अगर कागज के हिसाब से देखें तो सपा बसपा गठबंधन के मुकाबले सपा और कांग्रेस का गठबंधन अपेक्षाकृत कमजोर नजर आता है। रायबरेली और अमेठी को छोड़ दें तो कांग्रेस यूपी में किसी भी सीट पर कोई ताकत नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव को कांग्रेस का बोझ भी खुद ही उठाना होगा और एक तरह से बीजेपी के सामने अकेले लड़ना होगा। हालांकि अखिलेश को ये फायदा जरूर होगा कि माइनॉरिटी वोट में कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस भले ही कमजोर हो, राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी ही है। यूपी में बीजेपी 2009 में 17% वोट शेयर वाली पार्टी थी। 2014 में वो 42% वोट शेयर वाली पार्टी बन गई। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 49% हो गया। इन चुनाव में सपा 23% से घटकर 22% हुई, फिर 17% वोट शेयर वाली पार्टी रह गई। कांग्रेस यूपी में 18% से 7% वाली पार्टी बन गई, फिर 2019 में उसका वोट शेयर घटकर 6% रह गया। सपा के 17% और कांग्रेस के 6% वोट शेयर मिला भी दें तो भी 23% वोट ही होता है। दूसरी तरफ बीजेपी अकेले अपने दम पर 49% वोट शेयर वाली पार्टी है, यानी यूपी में गठबंधन भी मोदी को हराने के लिए काफी नहीं है। सुना है अब 400 पार का नारा भूल गए हैं। ये 400 पार का जो नारा था वो हमें बाद में समझ में आया। ये 400 पार का मतलब कि 400 सीटें तो हम लोग जीत रहे हैं, विपक्ष के लोग, और 400 के बाद जो बची हैं सीटें 143 ही जीत रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो लोग कह रहे थे 400 पार सीटें जीतेंगे, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543, और 400 पार के बाद कितनी बची? 143। लेकिन इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। वोटों के गुणा गणित में फेल हो जाने पर अखिलेश यादव ज्योतिषी बनकर भविष्यवाणी करते हैं। मोदी एक ही चोट से सारा हिसाब बराबर कर देते हैं। कांग्रेस वाले, ये सपा वाले, इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं
ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। यूपी में मोदी के लिए सबसे उपयोगी चेहरा है योगी आदित्यनाथ। योगी का शासन मॉडल और योगी का बुलडोजर मॉडल बीजेपी के लिए रोल मॉडल बन गया है। योगी का मॉडल मोदी को भी अच्छा लगने लगा है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना।